हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर डायरी में न सिर्फ आपको खबर बताएंगे बल्कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिपोर्टर डायरी। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुरुग्राम में आज कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह द्वारा जनता दरबार लगाया गया और लोगों की जन समस्याएं सुनी गई। मेरे साथ खुद मौजूद है कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी, उन्हीं से जानता हूं। मंत्री जी, तमाम लोग आपके पास आए हैं, अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं लोगों ने आपको अवगत कराया है। किस तरीके की मुख्य समस्या सामने निकल कर आई? देखो, हर वीकेंड के ऊपर फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं 4-5 घंटे यहाँ बैठता हूँ। लोगों की समस्याएं अनेक प्रकार की होती हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ शहर है, बहुत सी सोसाइटी हैं, बहुत से सेक्टर हैं, बहुत से गांव हैं। गुड़गांव में, विधानसभा मेरी बादशाहपुर में भी, तो अब अनेक प्रकार की समस्या आती है। उनका समाधान अफसरों कह के करवाया जाता है, तो लोग संतुष्ट होते हैं कि भाई चलो मिनिस्टर ने कह दिया काम हो जाएगा, हो भी जाते काम। तो इसलिए जनता है, जनसंख्या ज़्यादा है, और मेरी विधानसभा भी 5,28,000 वोट की है, इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। किस तरीके की समस्या आपके समक्ष रखी गई है? कहीं बिजली, पानी, सड़क, कहीं जल भराव को जो पिछले बरसात में हुआ था कि मैं यहाँ भी काम नहीं चला, वहाँ कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा, कहीं रजिस्ट्रियों में दिक्कत आती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है उसमें दिक्कत आती है। बहुत प्रकार की समस्या, मैं गिना पाऊंगा शायद मुझे भी याद नहीं कितनी प्रकार की समस्या है। तो विभिन्न प्रकार, किसी के तार ऊपर जा रहे मकानों के, वो समस्या है, उनका समाधान जितना हो सकता कोशिश करता हूँ। मंत्री जी, नगर निकाय चुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है। दक्षिण हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं? 7 जगह जो है निकाय चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में। हमारे यहाँ तो नजदीक तो सिर्फ धारड़ा और रेवाड़ी है, और मुझे लगता है कि अब टिकट वितरण हो जाएगा 2-4 दिन में। तो हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का जोर है, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जगह प्रत्याशी जीते। किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी बीच में जनता के जा सकते हैं? क्योंकि कल भी गुरुग्राम में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी निकाय चुनाव को लेकर। नहीं, बैठक होती है और उसमें प्रत्याशियों की होती है, मैनिफेस्टो की घोषणा करते हैं, वो तो अलग कमेटी बनी हुई विपुल गोयल जी की अध्यक्षता में। लेकिन मुख्य मुद्दा तो आम जो जनता से जुड़ा हुआ प्रत्याशी होता है, उसको पार्टी टिकट देती है, वो चुनाव जीत जाता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही फील्ड में रहती है, लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए लोग वहाँ तत्पर रहते हैं। ठीक आदमी को टिकट देते हैं चूज करके, और उस आदमी की अपनी रेपुटेशन होती है, तो पार्टी का सारा लगता है, कुछ व्यक्तिगत अपनी वोट भी होती है, तो वो सारा जीत जाता है। निकाय चुनाव में भी भाजपा का कमल खिलता हुआ नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, हमारे हर जगह भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीते हैं, और अब भी दोनों नगर परिषद में, नगर पालिका में, दोनों में मुझे पूरी उम्मीद है 100% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। जी, बात करें असम में वोटिंग हो चुकी है, अब हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में किस तरीके की आप देखते हैं कि बंगाल में क्या इस बार कमल खिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हरियाणा से भी तमाम कार्यकर्ता जो है चुनावी मैदान में है और आपकी भी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। मैं आसाम के लोग वोट डाल चुके हैं। आसाम में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई थी, मेरी ड्यूटी ना आसाम में लगाई ना बंगाल में, हम बिहार में लगाई थी। अब क्या हमारी किसी सिटिंग मिनिस्टर की, एक महिपाल ढांडा जी की ड्यूटी लगाई, बाकी मेरी नॉलेज में नहीं किसी की लगाई हो। पुराने प्रत्याशियों की सबकी लगाई ड्यूटी, और जो आसाम से लोग लौट कर आए वे कह रहे हैं कि हमारी अच्छी बहुमत से सरकार बन रही है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, तो जो लोग वहाँ गए हुए हैं उनसे टेलीफोनिक वार्ता होती है, तो कहते हैं अब के भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। ये तो मतदान के दिन ही पता लगेगा क्या होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब के भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। हम संसद की बात करें, जिस तरीके से विपक्ष ने आपके साथ नहीं दिया, नारी वंदन अधिनियम की बात करूं, कहीं ना कहीं वो बिल पास नहीं हो पाया, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये विपक्ष की गलती है, क्योंकि हमने परिसीमन और नारी का भी ये कि भाई महिला आरक्षण हो, ये दोनों साथ लिए। तो जब प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी ने घोषणा कर दी कि हम सब जगह 50% सीट बढ़ा देंगे, कि 10 है तो 15 कर देंगे, 20 है तो 30 कर देंगे, तो किसी पार्टी को किसी का नुकसान नहीं हो रहा। पहले ये कहते थे कि दक्षिण में सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर में क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी इसलिए सीटें बढ़ जाएंगी। वो फार्मूला भी उनके हिसाब से लागू कर दिया कि सबकी बराबर रेशो में सीटें बढ़ेंगी। अब पता नहीं विपक्ष के मन में क्या आया, वरना ये लागू हो जाता तो महिलाओं को भी जल्दी आरक्षण मिल जाता और डिलिमिटेशन भी हो जाता।
क्योंकि जैसे हमारी ही लोकसभा गुड़गांव है, तकरीबन 25 लाख वोट होगी एक लोकसभा में, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा, उसके बाद फरीदाबाद भी बहुत ज्यादा, ऐसी 3 लोकसभा जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर है। तकरीबन वोट होनी चाहिए 15 लाख के आसपास एक लोकसभा में। बहुत से प्रदेश ऐसे जो 11-11 लाख पे भी वोट हैं। तो डिलिमिटेशन से सीटें बढ़ती और हर आदमी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता। तो ये विपक्ष की गलती है, लोग उसको सजा जरूर देंगे। मंत्री जी, अंतिम सवाल, क्योंकि मानसून का सीजन आने वाला है, उसको से पहले किस तरीके के गुरुग्राम की तैयारी, क्योंकि हर बरसात में गुरुग्राम की सड़कों पे जल भराव होता है, लोगों को परेशानी और लंबे लंबे जाम से जूझना होता है, उसको लेकर राव नरबीर सिंह की क्या प्लानिंग है, अधिकारियों को क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए? देखो, पिछली बार भी हमारे गुड़गांव में तकरीबन 158 पॉइंट्स पे जल भराव हुआ था और मैंने पिछली 13 तारीख को सभी डिपार्टमेंट की मीटिंग गुड़गांव रेस्ट हाउस में बुलाई और सबकी जिम्मेवारी लगाई है। मेरा पूरा विश्वास है कि अब की बार बहुत कम जगह जल भराव होगा। मैं ये नहीं कह सकता नहीं होगा, लेकिन जल निकासी और जल भराव दो अलग अलग समस्याएं। यदि 50 mm से ज़्यादा 1 घंटे में बारिश पड़ती है तो जल भराव निकासी में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मीडिया वाले आप लोग वहीं जाकर उसी समय खड़े हो जाओगे तो घंटा आधा घंटा निकलने में लगता है। लेकिन बहुत से पॉइंट चिन्हित करके हमने उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि इस बार जो बारिश पड़ेगी उसमें कम से कम जगह जल भराव होगा, जल्दी से जल्दी उसकी निकासी की योजना हमने बनाई है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जनता की जो समस्या सुनी है उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। उसके साथ साथ नगर निकाय चुनाव की बात करूं तो उसमें कमल खिलता हुआ नजर आएगा और उसके साथ साथ इस बरसात में गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं होगा, उसको लेकर पहले ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं। और उसके साथ साथ 150 से अधिक ऐसे डेंजर पॉइंट जो है चयनित किए हैं जहां पर अधिकारियों की पैनी नजर आएगी और बरसात से पहले ही वहां पर निरीक्षण कर उन तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा ने महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस हर अच्छे फैसले का विरोध करती रही है, चाहे बात राम मंदिर की हो या ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो। निगम चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि माहौल बीजेपी के पक्ष में है। 7 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा कैबिनेट मंत्री की ओर से किया गया। महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है, वही हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री रणबीर गंगवा जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो महिला आरक्षण बिल को लेकर, क्योंकि आप लोगों पर ये आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि आज भी जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस की महिलाओं के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से उनका दावा है कि आप लोगों ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिला आरक्षण बिल लेकर के आए और कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब पास करने की बात आई तो उसके खिलाफ वोट डालने का काम किया और ये देश की महिलाओं ने देखने का काम किया है। इस लंबे समय तक जो महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है और उसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल लेकर के आए और अब ये कह करके कि अभी हम इसका पक्ष में देंगे मत, उसके बाद में विपक्ष में देना और फिर ये उस पर ठाके लगाना, ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता, दिखाता है कि किस तरीके से वो महिलाओं को उनके अधिकार देना नहीं चाहते, उनके खिलाफ है। और मोदी जी का ये संकल्प है कि हम जो बहुत से ऐसे जो पुराने मुद्दे थे, देखिए हर जो अच्छी चीज का इन्होंने विरोध करने का काम किया। इन्होंने धारा 370 का विरोध करने का काम किया, जब इसको हटा रहे थे तो नहीं बोला वो रहनी चाहिए। इन्होंने तो राम मंदिर जो बनाया था उसका भी विरोध करने का काम किया था। इन्होंने तो जो 3 तलाक समाप्त किया उसका भी विरोध करने का काम जो है किया था, लेकिन क्योंकि इसमें नंबर पूरे नहीं थे, आने वाले समय के अंदर महिलाएं इसको देख रही है और जैसे ही नंबर पूरे हो गए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि जैसे ही हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी हम धारा 370 को समाप्त करेंगे, कर दिया था। और जैसे ही वक्त आएगा महिला आरक्षण भी लागू करने का काम करेंगे।
तो विपक्ष का तो लेकिन कहना है कि आप बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिलिमिटेशन है। महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पारित हुआ था वो संशोधित आप लेकर आइए तो हमारे पास, हम आपके साथ हैं उसमें। बस जो डिलिमिटेशन है उसको हटाइए, उसको बुलडोज करने की कोशिश मत कीजिए। यानी सरकार चाहती ही नहीं है कि महिला आरक्षण बिल पास हो, क्योंकि वो कोशिश कर रही है कि जो बाकी दो बिल है वो उसके आड़ में पास हो जाए। देखिए, जो बाकी बिल का जो लिमिटेशन का है वो भी तो आखिर होना ही तो था ना। उसमें गलत क्या था? उसमें भी तो करना ही था। एक समय के ऊपर जो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई कई जो लोकसभा है, कई कई जो विधानसभाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी है, उसको भी ठीक करना ही था। और फिर जब एक बात कह दी गई कि जब हम जो सीटें बढ़ा लेंगे, जो नई जो ज्यादा सीटें होंगी उसमें महिलाएं आ जाएगी, तो इनको दिक्कत क्या थी इस बात पे? और केवल ये इन्होंने पास नहीं करना था, इन्होंने तो केवल अटकाना था, इसलिए इस बात का बहाना लिया गया। और माननीय अमित शाह जी ने शुरू में इनको कह दिया था, जो चीज आप इसके अंदर करना चाहते हैं वो हम 1 घंटा आपका इसको रोक करके उसके अंदर और ऐड कर लेते हैं। ये तो कहा, उसके बावजूद इन्होंने, क्योंकि केवल इनकी मंशा यही थी कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, कांग्रेस की मंशा, विपक्ष की मंशा यही थी, और इसीलिए उन्होंने इसको अटकाने का काम जो है वो किया है। और इससे इस चीज को सारे प्रदेश की जो हमारी आधी आबादी है उसने देखने का काम किया है। देखिए, महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको अपने अधिकारों से वंचित रखने के लिए इस तरीके के ड्रामा जो है कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल निकाय चुनाव को लेकर भी कर लिया जाए, चूंकि तैयारियां हैं, आज राजधानी दिल्ली में भी महत्वपूर्ण बैठक है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितनी है? क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी के सातों सीटों पर कमल खिलने का जो दावा है वो धरा का धरा रह जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बड़े ही गंभीर तरीके से लेती है। हमारे पूरी संगठन की टीम तैयार है और आज माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सातों के सातों जगह पे, चाहे वो नगर पालिका है, नगर परिषद है और 3 नगर निगम है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत करके आएंगे, क्योंकि आज माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आज जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे केंद्र की बात हो चाहे स्टेट के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर, तो निश्चित रूप से हम, हमारे एमसी भी, हमारे चेयरमैन भी, हमारे मेयर भी सारे जीत करके आएंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे रणवीर गंगवा जी को, तमाम मुद्दों को लेकर कि किस प्रकार से महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने नहीं पास होने दिया, उनका जो विचार है वो महिलाओं के उत्थान को लेकर नहीं है, वही निकाय चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। महिला आरक्षण बिल और निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमारे साथ भाजपा नेत्री किरण चौधरी मौजूद है, तमाम जानकारी लेते हैं। मैं सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कल जो है बिल गिराया गया, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? बहुत शर्म की बात है और दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहूंगी कि सदियों के बाद जो महिलाओं की आशा जगी थी, एक आम महिला की, एक दादी की, कि भाई मेरी पोती जो है बड़ी नेता बनेगी, पार्लियामेंट में जाएगी, विधानसभा में जाएगी, या माँ की जो थी मेरी बेटी जो है इस हद तक पहुंचेगी, वो सारी की सारी आशाओं के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। मैम, कल संबोधन भी प्रधानमंत्री का रहा है, तो उसको किस प्रकार से आप देखते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए। अभी तक 60 साल तक कांग्रेस पार्टी पावर में थी, महिलाओं का नाम लेके वोटें जरूर ली, लेकिन ठोस कदम कोई भी नहीं उठाया। आप ये देखो, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा, जहाँ महिलाओं को टॉयलेट्स का बात कही। किसी ने सोचा था कि महिलाओं को जो है प्रताड़ित इतना होना पड़ता है कि अंधेरे तक जो है उसको शौच का इंतजार करना पड़ता है? मतलब कितनी इनडिग्निफाइड चीज है। महिलाओं को डिग्निटी दी हमारे प्रधानमंत्री जी।
उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो है बैंक के खाते जो खोले गए हैं, चाहे घरों के जो हैं उनके नाम करे गए हैं 33% जो उसमें करे हैं, चाहे ड्रोन दीदी हो और अन्य जो इस तरह की जो योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए करी गई है, किसने करी? पिछले 1 दशक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी। किसी ने सोचा ही नहीं था इनके बारे में। हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की राजनीति को आपने बड़े नजदीक से देखा, निकाय चुनाव है मैम, किस प्रकार से क्या मानते हैं? क्या मानना है, ये तो चुनाव तो आते रहे। कांग्रेस तो जो है ये इनका काम जब चुनाव होता है या चुनाव नहीं भी होता, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे की खींचातानी करेंगे, और चुनाव होगा जब तब एक दूसरे को हराएंगे। तो ये कांग्रेस का काम है। तो निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस के तो ये हालात हैं और आगे भी यही रहेंगे, क्योंकि कोई नेतृत्व तो बदला नहीं है, लोग तो वही हैं। कांग्रेस की आपने बात की, तो कांग्रेस के 5 विधायकों को अभी सस्पेंड किया गया है राज्यसभा चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग को लेकर। किस प्रकार से इस कांग्रेस के फैसले को देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं? मेरा मानना तो एक है, देखो, एक सशक्त ऑपोजिशन होना इसमें डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में बहुत जरूरी होता है। तो सरकारें भी अच्छी तरह से चलती हैं सशक्त ये जो हो ऑपोजिशन। लेकिन ये ऑपोजिशन सशक्त कैसे होगा? क्योंकि लगातार आप समझ सकते हैं इनके तो, वो कहते हैं ना जैसे पल्ले ही कुछ रह गया, लगातार 3 बार यही काम हो रहा है और एक ही के नेतृत्व के अंदर ये हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से अपना मॉरल जो है अथॉरिटी एमएलए के ऊपर खो चुके हैं। तो एक्शन तो उनके ऊपर लेना चाहिए, और उनको अपने एक्शन अगर नहीं लिया जाए तो मॉरली उनको रिजाइन करना चाहिए, ये कह के कि भाई ये मेरे नीचे हुआ है। मेरे को याद है कभी ऐसे इस तरह से होता था, ये कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर मंत्री को रिजाइन करना पड़ता था और इस तरह से होता था। तो ये इनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस लगातार आम चुनाव में भी हारी है और राज्यसभा में तो जो है हो ही रहा है, और इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो फिर नेचुरली जो है वो ऊपर वाले भी समझ चुके हैं कि भाई ठीक है, ये कर रहे हैं जो करने दो। मैम वैसे समझ गए, लेकिन जनता नाम जानना चाहिए, नाम बता दें। नहीं, नाम क्या, ये बाबू बेटे का है और क्या है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में? हाँ, इसमें कोई गुरेज की क्या बात है, बिल्कुल सच्चाई है। जो है आज के दिन कौन है नेता प्रतिपक्ष? हुड्डा साहब हैं। तो उनको जो है, उनको, और वो खुद वो बन के बैठे थे जो है ये देखने एजेंट, खुद एजेंट बने थे नेता प्रतिपक्ष। उनको मुंह पे दिखा के जो है क्रॉस वोटिंग करी गई है, तो फिर रह क्या गया हुड्डा साहब? ये बताओ आप मुझे। ये थे हमारे साथ भाजपा नेत्री किरण चौधरी, जिन्होंने खुलकर जो है कांग्रेस पर निशाना साधा और तमाम जो पिछले राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उनका भी साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। फरीदाबाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा किए गए प्रयास रंग ला रहे हैं। जिले में हार्ट सेंटर शुरू होने से बीपीएल परिवार और अन्य लोगों को फायदा मिलना शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के प्रयास से यहां पर पीपीपी मोड पर हार्ट सेंटर की शुरुआत हुई है और अब इसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसको लेकर हरियाणा न्यूज की टीम ने कार्यरत डॉक्टर और इलाज कराने आए लोगों से बातचीत भी की। सुनिए। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बीते दिनों कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हार्ट सेंटर की शुरुआत की थी और इसका शुभारंभ भी किया था। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर मरीज पहुंच रहे हैं, काफी फायदा लोगों को मिल रहा है, क्योंकि बाहर अगर जाते हैं तो काफी पैसा उनका खर्च होता है, लेकिन यहाँ पर पीपीपी मोड पर ये जो है चलाए जाना। आप देख सकते हैं डॉक्टर हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसको शुरू हुए कई दिन हो गए, किस तरीके का हुआ था? 20 मार्च से ओपीडी की सुविधाएं शुरू हुई है, 22 मार्च से। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम यहाँ पे ऑपरेशन की भी शुरुआत करेंगे। अभी मशीन पे काम चालू है, तो जल्दी ऑपरेशन शुरुआत करने की है। तो फिलहाल की स्थिति की बात करें डॉक्टर साहब, किस तरीके की स्थिति है? अभी ठीक, पेशेंट लोड धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, दिल में 30-40 आ रहे हैं। जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ेगी तो धीरे धीरे और पेशेंट आएंगे। तो फायदा पहुंच रहा है लोगों हाँ, को, जो दावा किया गया था कि भाई लोगों को फायदा होगा। हाँ, गरीब लोगों को तो फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि सरकारी रेट बहुत कम है। जो बेचारे यहाँ पर प्राइवेट जा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे दिखाने के लिए, उनको फ्री की सुविधाएं मिल रही है। जैसे बीपीएल कार्ड हो, हरियाणा गवर्नमेंट SC/ST कार्ड हो, तो उनको फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है। उनका फ्री। भाई साहब, आपने भी चेकअप कराया? किस? हाँ जी, इको चेकअप करवाया सर, आज ही हुआ है सर। अभी सर को डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाई है, डॉक्टर साहब मेडिसिन
लिखेंगे। कैसा रिस्पांस डॉक्टर साहब? रिस्पॉन्स सही है सर, डॉक्टर साहब का बिहेवियर अच्छा है, डॉक्टर साहब का अच्छे बहुत बेटर है, बहुत बेटर है, बहुत बेस्ट है सर। तो जो सरकार ने फैसला लिया है यहाँ इसको खोलने का वो ठीक है? सर जी अभी तो कल आया था मैं, बाकी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं अभी तो, और नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं, बहुत बेटर तरीके से बात करते हैं सबसे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा जो है लोगों को रिस्पांस मिल रहा है। और साफ तौर पर जो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शुरू कराया था, उन्होंने इसका शुभारंभ किया, तो कहीं ना कहीं उसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बीते दिनों घरौंडा अनाज मंडी में मजदूरों ने कम मजदूरी के विरोध में उठान का काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी, जिससे मंडी में हड़कंप मच गया। मजदूरों ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए प्रति कट्टा उठान का रेट बढ़ाने की मांग की। आढ़तियों और मजदूरों की बैठक के बाद सहमति बनी, जिसके तहत मजदूरी 3.46 रुपए से बढ़ाकर 4.05 रुपए प्रति कट्टा कर दी गई। इसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई। करनाल जिले की अनाज मंडियों में अब तक करीब 7.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जबकि उठान की बात करें तो ये महज 20 से 25% है, यानी कि 75% गेहूं अभी भी मंडियों के अंदर मौजूद है। चाहे हम गेहूं की ढेरियों की बात करें, बोरियों की बात करें, बड़ी मात्रा में गेहूं मौजूद है। लेकिन इसी बीच मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि उठान की जो मजदूरी है वो काफी कम बताई जा रही है, और इसी के चलते घरौंडा मंडी के मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि घरौंडा मंडी के मजदूर हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है कि आज वो उठान का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि बीते साल जो मजदूरी थी इस साल भी उठान के लिए वही मजदूरी दी जा रही थी, जिसकी वजह से मजदूर नाराज हैं और अपनी मांग को लेकर उन्होंने आज उठान के काम को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया था। मेरे साथ मजदूरों के जो ठेकेदार हैं वीरेंद्र जी, उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, क्या कुछ विषय है आपका जिस वजह से उठान बंद किया? सर, जो 3.46 रुपए से गवर्नमेंट ने मजदूरी रेट लोडिंग का तय किया था जी, इस गर्मी के हालात में बिल्कुल कम है। ऐसे प्राइवेट भी लोडिंग 5 से 6 रुपए चलता है जी, तो मानिए कि 1.5 से 2 रुपए के डिफरेंस है। उसके लेकर हम लोग कल से अनाउंसमेंट कर दिया कि मंडी में लोडिंग बंद रहेगा जब तक हम लोग का रेट का फैसला नहीं हो जाता। अभी इसमें प्रधान जी जय भगवान गोयल जी बुलाए थे, उसको 5 रुपए को लेकर उतना तो नहीं किया गया, बल्कि 4 रुपए 5 पैसे मजदूरी बढ़ाकर, माने 3.46 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए 5 पैसे लोडिंग का तय कर दिया गया। तो अभी जिस तरह से आप कह रहे थे कि पिछले साल भी यही रेट था, इस साल अभी तक जो उठान हुआ है उसकी मजदूरी क्या कुछ रहेगी, उस पर कोई सहमति बनी है इस बैठक में? उस पूरा जो शुरू से अंत तक रेट वही मिलेगा, 4 रुपए 5 पैसे। तो बाहर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 5 रुपए प्रति कट्टा मिल जाता है, तो मंडी में इतना कम होगा तो मजदूरों को तो नुकसान हो रहा होगा। आएगा नहीं ना। इंद्री की वियाना अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं की फसल अनाज मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन आढ़तियों और किसानों का गुस्सा तब फूटा जब अनाज मंडी में अनाज रखने के लिए जगह ही नहीं मिली, जिससे नाराज होकर आढ़तियों ने अनाज मंडी का गेट बंद कर दिया। जब ये बात प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची, तब सभी अधिकारी अनाज मंडी में पहुंचना शुरू हो गए। अधिकारियों ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। कुरुक्षेत्र एनआईटी ने छुट्टियों का ऐलान किया है। करीब 2 महीने के भीतर 4 छात्रों के आत्महत्या मामले को लेकर संस्थान सुर्खियों में, और एक और छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन अब परीक्षा से पहले छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि संस्थान में एक और छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया। अपने एक मैसेज में लिखा कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा। गनीमत ये रही कि समय रहते अन्य छात्रों ने सक्रियता दिखाई, छात्रा की जान बचा ली। लगातार हो रही इन घटनाओं से एनआईटी परिसर में भारी तनाव और हड़कंप मचा हुआ है। होती रहती है, इतना कुछ नहीं था, लेकिन वो लड़की रोने लगी। कुछ लड़कियां होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, वो रोने लगी। उस वजह से सर बस बोल रहे तुझे इस कॉलेज से निकाल दूंगा, तुझे डिग्री चाहिए या नहीं। मेरे क्लास में अगर बैठना है तेरे को तो आज निकल जा, कल आ जाएगी तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज निकल जा। पेजेस लगने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी चीजें मुझे ऐसे लगता है कि प्लीज
कृपया करके अपने मतलब स्टूडेंट को मत बोला कीजिए। अपने खुद के बच्चे वो सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आप ही रोते हुए रहते हो। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा किसने सुसाइड किया, कौन मर गया, क्या रीजन था। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए उस चीज के बारे में बात होती है। उसके बारे में बात कभी होती है? शिवा मर गया, किसने बोला तुम में से शिवा कौन था, कैसे मर गया? साइबर सिटी गुरुग्राम के एमजी रोड पर स्थित मॉल के बाहर हवाई फायरिंग से हड़कंप मच गया। क्लब में पार्टी कर बाहर निकले एक युवक ने अपनी कार से निकलते ही सरेआम गोली चला दी। फायरिंग की पूरी घटना मॉल के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम के एमजी रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एमजीएफ मॉल की पार्किंग से एक युवक निकलता है और अपनी गाड़ी का शीशा खोलकर हवाई फायर कर देता है। आपको बता दूं, ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और उसके बाद मॉल मैनेजमेंट ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी। शिकायत में पाया गया कि एक युवक एमजीएफ मॉल में पार्टी करने के लिए आया था और पार्टी खत्म होने के बाद जब वो मॉल की पार्किंग से निकल रहा था तो अपनी गाड़ी का शीशा खोलकर हवाई फायर की, जिसके बाद आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसके साथ साथ गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने 39 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि गुरुग्राम में आए दिन कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कानून का खौफ लोगों के अंदर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ऐसे वारदातों को रोकने के लिए क्या प्रयास करती है, देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।